Hello everybody, how are you? Are you ready to proceed in the new lesson, new chapter? Yes. तो आज का हम लोगों का नया चैप्टर क्या होना चाहिए? You all know it? क्या? Light. Yes, light. आज हम लोग लाइट में प्रोसीड करेंगे. It's okay? तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें. व्हाट इज लाइट? यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट. वेरी सिंपल. क्या है डेफिनेशन इसका? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच इज रेडिएटेड बाय इट्स सोर्स एंड मेक्स द ऑब्जेक्ट्स विजिबल. ठीक है, ए काइंड ऑफ एनर्जी विच इज रेडिएटेड. रेडिएटेड का मतलब होता है इमिट करना, रिलीज करना. ये लाइट जो है वो रेडिएट किया जाता है, यानी इमिट किया जाता है किसी न किसी सोर्स से, है ना. जो सोर्स होगा लाइट को इमिट करने का, उससे वो रेडिएट किया जाएगा, इमिट किया जाएगा. और फिर क्या होता है जब ये रेडिएट होता है तो फिर ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाता है. जो ऑब्जेक्ट इस लाइट के बिना हमारे लिए विजिबल नहीं है, हम उसे नहीं देख पाते हैं, वो उसको विजिबल बनाता है. हम लोग अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देख पाते हैं तो ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब हम लोग लाइट का कुछ बेसिक फैक्ट्स को नोट करेंगे. जी, ये है पहला फैक्ट. इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. पहला फैक्ट यही है कि लाइट इमिट किया जाता है किस फॉर्म में? रेडिएट किया जाता है किस फॉर्म में? बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में. वो टाइनी पार्टिकल्स इतना स्मॉल होता है एज वी कैन इमेजिन, जितना हम सोच सकते हैं. ठीक है, और ये आइडिया कहाँ से लिया गया है? ये आइडिया लिया गया है एक ऐसे थ्योरी से लाइट के लिए जो तैयार की गई है, और उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. जी, तो उस थ्योरी के मुताबिक क्या होता है, सोर्स से लाइट जब इमिट किया जाता है तो वो टाइनी पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट किया जाता है और वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है इन ऑल अराउंड. मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है, लाइट का ये एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स. तो जब इससे लाइट इमिट किया जाएगा तो इस थ्योरी के मुताबिक पॉइंट शेप में इमिट किया जाएगा, पार्टिकल साइज के फॉर्म में इमिट किया जाएगा, और वो पार्टिकल साइज में इमिट किए जाने के बाद जब ट्रेवल करेगा तो किस तरह ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा. स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि यहाँ से मैं एक दिखला रहा हूं. मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ से लाइट का इमिट किया गया, तो पार्टिकल इमिट किया गया और ये आगे बढ़ गया, यहाँ से इमिट किया गया और यहाँ आ गया. फिर दूसरा पार्टिकल इमिट किया जाएगा यहाँ से और वो यहाँ पर आएगा. तब तक क्या होगा? तब तक ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जाएगा. ठीक है, फिर जाकर के यहाँ से तीसरा पार्टिकल इमिट किया जाएगा और तब वो यहाँ आएगा. लेकिन तब तक ये दोनों कहाँ हो जाएगा? ये यहाँ और ये फिर ये यहाँ आ जाएगा. ये सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहता है. यस, ये दूसरा पॉइंट है. ये फैक्ट क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. जैसे कि यहाँ से मैंने बताया कि इस सोर्स से लाइट पार्टिकल इमिट किया गया तो आगे बढ़ा. जी, तो बढ़ेगा तो उसका स्पीड तो कुछ होगा, प्रोसीडिंग के दौरान उसका कुछ तो स्पीड होगा. तो जो स्पीड होगा वो मीडियम पर डिपेंड करता है. यस, एग्जाम्पल के तौर पे लाइट का स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड अगर वैक्यूम में मेजर किया गया तो या एयर में मेजर किया गया तो पाया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये मेजर किया गया. कहाँ, किस मीडियम के लिए? वैक्यूम या फिर एयर के लिए. और दूसरे अगर वाटर में मेजर किया गया तो वाटर में इसका स्पीड पाया गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा अभी इसका मैटर नहीं है, है ना. यस, अभी आपको यही याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3. यस, ये है थर्ड पॉइंट.
इस थर्ड पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया गया है? When light incidents on an object, then it can be reflected or allowed to pass completely or partially. जी, ये फैक्ट है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट को इंसिडेंट करते हुए आप देखते हैं तो आप पाते होंगे या तो वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है या फिर उससे होकर के पास हो जाता है। पास होने में भी दो कंडीशन है, या तो कंप्लीटली पास हो जाता है या फिर पार्शियली, कुछ पास हुआ और कुछ उसी में एब्जॉर्ब हो गया, है ना। अगर कंप्लीटली पास कर गया तो ऑब्जेक्ट का नेचर माना जाता है ट्रांसपेरेंट, और अगर कंप्लीटली पास नहीं किया, कुछ पास किया और कुछ नहीं पास किया, तो उसको माना जाता है ट्रांसलूसेंट, है ना। वैसा ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कुछ भी पास नहीं किया, सारा का सारा उसमें एब्जॉर्ब हो गया, तो इस केस में रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा जी, उसमें रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। तो जब सारा का सारा उसमें एब्जॉर्ब हो गया तो माना जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट ओपेक है, लाइट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करता है। ऑप्टिकली ऑब्जेक्ट का नेचर यही होता है, चाहे तो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, चाहे तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट होता है, या चाहे तो ऑब्जेक्ट ओपेक होता है। यस, ये है फोर्थ पॉइंट। इसमें कौन सा फैक्ट है? ड्यूरिंग ट्रेवलिंग इन मीडियम लाइट एग्जिबिट्स डिफरेंट फिनोमेना इन नेचर, है ना। नेचर में, सराउंडिंग में हम लाइट का कई फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कुछ फिनोमेना को यहाँ पर मेंशन किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, etc. हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक टेकअप करेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस, ये है डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, बहुत ही सिंपल। क्या है ये? व्हेन लाइट इंसिडेंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट गोज बैक इन द सेम मीडियम। जी, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करता है और फिर वहां से वो उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, तब कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। जिस सरफेस से लाइट का रिटर्निंग होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो कहलाता है रिफ्लेक्टर। जैसे हमारे लिए सबसे कॉमन रिफ्लेक्टर कौन हो सकता है? एवरीडे हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। क्या है वो आइटम? क्या है वो ऑब्जेक्ट? मिरर। यस, मिरर ए गुड एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्टर। यस, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिखलाया गया है? ये डायग्राम में, इस फिगर में दिखलाने की कोशिश की गई है। यहाँ से ये एक रिफ्लेक्टर है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया मिरर का, वो मिरर ही मान लीजिए। तो ये मिरर पर इधर से लाइट आया और इस पर इंसिडेंट किया। ये पोर्शन जो ऊपर का है वो आपका रिफ्लेक्टर है, और ये जो पोर्शन नीचे के दिखलाया जा रहा है डैश डैश करके, है ना, ये पॉलिश्ड है। ये मिरर का बैक पोर्शन होता है, यहाँ पर इंसिडेंट नहीं कराया जाता। तो जो पोर्शन फ्रंट होता है, जिस पर रिफ्लेक्शन होता है, वो यही पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रे ऑफ लाइट आया और यहाँ पर इंसिडेंट किया और यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ। कितने रे ऑफ लाइट आप इसमें देख रहे हैं? 1 2 3 और 1 2 3। तो 3 रे ऑफ लाइट आपका इंसिडेंट हुआ और 3 रे ऑफ लाइट आपका रिफ्लेक्शन भी हुआ। इसमें भी आपके लिए दूसरा फिगर ये है, इसमें भी आप देखकर बता सकते हैं कि इसमें भी इंसिडेंस ऑफ लाइट हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा जैसे यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर का रिफ्लेक्शन किस तरह है? यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है और ऐसा रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन उसी सरफेस से होगा जो रेगुलर शेप का होगा। जैसे ये प्लेन मिरर है, ये रेगुलर शेप रखता है, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन वहीं से होगा जहां पर रिफ्लेक्टर भी इरेगुलर शेप का हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टर कभी ऊपर कर्व हो रहा है, कभी नीचे की तरफ कर्व हो रहा है, इस तरह से चलता चला जा रहा है। तो इस केस में रेगुलरिटी नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्शन भी रेगुलर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक रिमार्क्स लिख लीजिए। यस, रिमार्क्स का ये 2 पॉइंट में, पहला पॉइंट ये है
A line headed with an arrow is taken to explain the phenomena exhibited by light. लाइट में जो भी फिनोमेना एग्जिबिट किया जाता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर लेते हैं लाइट का, जो स्ट्रेट लाइन की तरह एज्यूम किया जाता है, और वह स्ट्रक्चर कहलाता है रे ऑफ लाइट। जैसे कि ये, ठीक है, स्ट्रक्चर है ये रे ऑफ लाइट का एज्यूम करना। अब ऐसा स्ट्रक्चर के बारे में दूसरा रिमार्क क्या कहता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। अगर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर एक साथ कई मिल जाएं, जैसे कि यहाँ दिखलाया जा रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ पर दिखला रहे हैं, तो इस 5 स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो रे ऑफ लाइट का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये रे ऑफ लाइट, 5 रेज ऑफ लाइट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट में ए नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट कैन बी। यस, यहां पर हमने एक्सप्लेन किया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल। यस, अंडर ब्रैकेट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है वो नॉर्मल क्या है, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर के जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाएगा। तो उसी नॉर्मल की बात हो रही है यहाँ पर। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जी, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जिस फैक्ट को यहाँ पर मेंशन किया गया है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए इस डायग्राम का हेल्प लेंगे। पहला पॉइंट क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यही ना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ आर इक्वल कह रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। तो अब इस पॉइंट से ये आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यस, यहाँ पर आई इक्वल टू आर लिख लीजिए। और दूसरा पॉइंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल। यहाँ पर इंसिडेंट रे है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, लेकिन इंसिडेंट रे भी लाइट ही का है। यस, ये याद रखना है या ये समझना है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसमें डायग्राम में देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है और ये नॉर्मल है। यस, ये जो मैंने कहा अभी, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इसको मार्क कर दिया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट IRL। ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, इसको भी मैंने मार्क कर दिया रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और ये बीच का जो लाइन देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल समझ लेना है जी, नॉर्मल। तो अब इसके साथ ये IRL, ये RRL, ये तीनों मिल जाएंगे। तो अब किस प्लेन में होगा उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन अब मैं रिमार्क्स में बताऊंगा ये जिस प्लेन में होंगे वो प्लेन इस रिफ्लेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ आर मेजर किया जाएगा, वो भी नॉर्मल से मेजर किया जाएगा। किससे मेजर किया जाएगा, नॉर्मल से मेजर किया जाएगा, ना कि रिफ्लेक्टर से मेजर किया जाएगा। जैसे सरफेस तो ये है ना, रिफ्लेक्टर सरफेस ये है, तो इसके साथ यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, कह सकते हैं आप। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता था। उसी तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है वो इस सरफेस से इधर एक एंगल बना रहा है, इसके साथ भी मेजर हो सकता था। लेकिन कन्वेंशन इसके साथ मेजर करने का नहीं है। किसके साथ मेजर करने का है, नॉर्मल के साथ मेजर करने का है। और इसीलिए यहाँ आई और आर दोनों को दिखलाया जा रहा है, तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में दिखलाया जा रहा है। तो फाइनली आप ये समझ लीजिए कि ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
को मेजर करना है रिफ्लेक्टर के रेस्पेक्ट में, है ना। रिफ्लेक्टर के रेस्पेक्ट में ना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करना है यानी इसको, और ना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करना है यानी इसको, मेजर नहीं करना है, ठीक है। मेजर करना है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, यहाँ और यहाँ, है ना। ये एंगल है और ये एंगल है। इट्स क्लियर जी। जो मैंने अभी कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को मेजर करना है तो किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा था कि वो प्लेन जिसमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और नॉर्मल होगा वो रिफ्लेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है ना। The plane containing the incident ray of light, the reflected ray of light and the normal is perpendicular to the reflector। तो अब हम सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम का हेल्प लेते हैं। सेकेंड पार्ट को जो यहाँ पर स्टेट किया गया है, the incident ray, the reflected ray of light and the normal all lie in the same plane। ये हम इस डायग्राम में कैसे हम समझ सकते हैं। असल प्रॉब्लम तो यही है कि इस डायग्राम में हम इसे कैसे समझ सकते हैं। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपको दिख रहा है कि ये जिस प्लेन में है वो प्लेन ऑफ बोर्ड है, यस। और रिफ्लेक्टर जिस प्लेन में है वो भी प्लेन ऑफ बोर्ड में दिख रहा है। तो क्या सभी एक ही प्लेन में होते हैं? नहीं। जो रिफ्लेक्टर होगा उस पे वो प्लेन परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और ये नॉर्मल तीनों होंगे। ये दिख रहा है, 3 पेन्स को मैंने लिया है ना। इस साइड से आने वाला रे ऑफ लाइट आप ये मान लीजिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया, और जो रिफ्लेक्ट होगा इस साइड से ये इस पेन को मान लीजिए, ये पेन रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को इंडिकेट कर रहा है। अब नॉर्मल सवाल है, अब नॉर्मल को कौन इंडिकेट कर रहा है ना, ये नॉर्मल को इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। तो अब जाकर के आप इसको इस तरह से करेंगे, प्लेन ऑफ बोर्ड को मान लीजिए रिफ्लेक्टर है, तो प्लेन ऑफ बोर्ड को जब आप मान लेंगे रिफ्लेक्टर है तो उस पर आप इस तरह से रखेंगे ये, तो अब आपका ये जो प्लेन होगा, जो इन तीनों को रखने वाला प्लेन होगा, वो इस प्लेन ऑफ बोर्ड जो रिफ्लेक्टर का काम कर रहा है अभी, तो उस पे ये किस तरह रखा जाएगा। मान लीजिए ये बुक है ना, ये प्लेन है जो इन तीनों को एक साथ रख सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से रखा जाएगा, तो ऐसे आएगा ये, यस। तो ये प्लेन अब इस रिफ्लेक्टर पे इस तरह होगा, और ये इस तरह होना इस पर परपेंडिकुलर होना है ना, यस। तो यही एक्सप्लेन यहाँ किया जा रहा है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो अब आपके लिए ये ऑब्वियस हो गया, नाउ इट इज क्लियर टू यू। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग उस पॉइंट को लेते हैं जो पूरे लाइट चैप्टर में इन्वॉल्व रहेगा, उस टर्म का नाम इमेज। तो अब हम इमेज पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है ये? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, वो पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करते हों, इसीलिए कहा गया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इज सेड टू बी द इमेज ऑफ, कहा जाता है उसको इमेज। किसको? उस पॉइंट को जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रहे हों, किसका इमेज कहा जाता है? उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जहां से इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आता है इस पर इंसिडेंट करने के लिए। अब इसे समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करने वाला है, ठीक है, लाइट को इमिट करने वाला मतलब सोर्स। तो अब इस सोर्स का इमेज कहां बनेगा ये जानने के लिए हमें एक रिफ्लेक्टर चाहिए जहां पर यहां से निकलने वाला रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करे और वहां से रिफ्लेक्ट करे। तो हमने इस रिफ्लेक्टर को ले लिया, ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर जो हम लोग डेली यूज करते हैं प्लेन मिरर, वही यहाँ पर रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जा रहा है, यही एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये पॉइंट सोर्स से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया इस जगह पर, और यहाँ पर
इंसिडेंस करने के बाद अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एरो देख रहे हैं, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के लिए IRL ये है यहाँ। तो यहाँ से अब रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये होगा RRL रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ओके, अब जाकर के यहाँ पर इंसिडेंस हुआ है, वहीं पर नॉर्मल ड्रा किया हुआ है यहाँ N, ये नॉर्मल है। तो अब इसके बाद एक और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लिया जो पॉइंट ऑब्जेक्ट से इमिट हुआ और सीधे जाकर के परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्टर पर इंसिडेंट किया, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट कर रहा है तो नॉर्मली हुआ। यस, तो नॉर्मल के अलोंग अगर ये आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो यहां पर ये 0 हो रहा है, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है 0 के, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? यस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वो भी 0 होगा। तो 0 होने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होने की वजह से वो भी नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्लेक्ट होगा, तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये हुआ और एक पहले से ये था, है ना। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आगे जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो हम देख रहे हैं और कह सकते हैं कि अब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यस, नहीं करेंगे, तो फिर अब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो जब इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे और जब इसे भी बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होंगे। तो इसलिए इस पॉइंट को पॉइंट इमेज कहा जाएगा। किसका? इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। बात समझ में आ गई? यस, यही फैक्ट है। इमेज ड्राइंग के लिए जो रूल होगा वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, लेकिन इमेज किस तरह से बना अब आप समझ गए? यस, तो पहले आप लिख लीजिए रूल फॉर ड्राइंग इमेज। यस, ये रूल्स हुए। क्या रूल्स हैं जो आपको भी अडॉप्ट करना चाहिए, जो आपको भी फॉलो करना चाहिए इमेज रे डायग्राम में? तो रूल नंबर 1, at least 2 rays of light should incident on the reflector which will reflect according to the laws of reflection। 2 रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होना चाहिए, कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराना चाहिए रिफ्लेक्टर पर, और रिफ्लेक्शन इस तरह से कराना चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो होल्ड करे। और दूसरा, reflecting surface should be left side and the incident rays of light should be from left to right। ये दूसरा है जो फॉलो करना चाहिए। क्या इसमें कहना है इसका? इसमें कहना है इसका कि रिफ्लेक्टर जो है, रिफ्लेक्टर का सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड होना चाहिए, और तब लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, जो डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था उसी को यहाँ पर फिर रीड्राइंग किया है इस रूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए अब कैसे हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें फिट कर सकते हैं, इसको समझ लें। तो पहला जो हमने रूल लिया है, एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट शुड इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टर which will reflect according to the laws of reflection। ये पहला रूल है, फर्स्ट रूल है जो इसमें फॉलो किया गया है। कैसे? तो एक रे ऑफ लाइट को आप देख लीजिए इस पॉइंट सोर्स से, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आपको यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वही पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट ये लीजिए, इंसिडेंट कराइए। तो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गया है और ये परपेंडिकुलर हुआ है। यहाँ भी मैंने परपेंडिकुलरली कराया था, तो यहाँ भी परपेंडिकुलरली कराया। परपेंडिकुलरली कराने से अलोंग द नॉर्मल माना जाएगा, और अलोंग द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो भी 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, तो ये इसी पाथ पर वापस लौट जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट होगा ऑन द सेम पाथ। ठीक है, और अब दूसरा रे ऑफ लाइट को आप देख रहे हैं, ये इंसिडेंट हो रहा है ना। तो जहां पर इंसिडेंट हो रहा है वहां पर एक और नॉर्मल ड्रा कर दिया, है ना, क्योंकि अब ये ऑब्लिकली कर रहा है, परपेंडिकुलरली नहीं। तो अब ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल का काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल का काम लेने के लिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ किया n नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा।
तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला एंगल यहां पर बन रहा है, ये देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इन रिफ्लेक्ट इसी सेंस में कराना है कि दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वल मेजर करके नहीं आप बना रहे हैं तो अंदाजा से ही आप कर लीजिएगा कि दिखने में इक्वल लगे, है ना। तो अब जाकर के ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हो गया। तो अब एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये हुआ RRL, और एक रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ये हुआ, है ना, जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं एरो दे करके। राइट साइड से जो एरो दिया गया है वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के लिए, और लेफ्ट साइड एरो जो दिया गया है वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को शो करने के लिए। ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो लेफ्ट वर्ड ऐसे ही प्रोड्यूस करेंगे, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करता जा रहा है। अब ये दोनों आगे कितना प्रोड्यूस कर दें, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हम इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर तब जाकर के पाते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ये और ये दोनों यहाँ इस जगह पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यही पॉइंट इमेज हुआ। तो यही चीज यहाँ फॉलो किया गया था ना, जो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर फॉलो किया गया था। यस, सिर्फ क्या था कि मैंने यहाँ जो सेकेंड पार्ट में लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी लेफ्ट साइड एंड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया था मैंने, है ना। बस इसको यहाँ पर मैंने दिखलाया। अगर इस फिगर को इस तरह से आप रोटेट करें ऐसे, तो ये फिगर रोटेट होकर के ये मिरर इस तरह आ जाएगा, जो ऐसे शेप में दिख रहे हैं, और ये पोर्शन लेफ्ट साइड में आ जाएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं, आना जाएगा। यस, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये भी मैंने जो किया था ठीक ही किया था, ठीक है भी। तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए का मतलब ये है, यही आसान है कि अगर आप फॉलो करेंगे तो रे डायग्राम आपके लिए आसान होगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इमेज के लिए रे डायग्राम नहीं कर सकेंगे, कर लेंगे, लेकिन उसमें डिफिकल्टीज होंगे। तो इसलिए जो कन्वेनियंट है, जो कन्वेंशन लिया गया है, उसको फॉलो कीजिए, आप रे डायग्राम बहुत ही फाइनली ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये प्लेन मिरर, ये रिफ्लेक्टर से जो इमेज बना है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। यस, ये 1 2 3 4 जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसके ये 4 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज में काउंट किए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, समझ गए। वर्चुअल उसको कहते हैं जहां पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट रियली नहीं इंटरसेक्ट करते हो, बल्कि वहां अपीयर होते हो कि वहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखलाया है कि ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आगे प्रोड्यूस किए जाने पर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब यही बैकवर्ड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो इन दोनों का सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है, और एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आगे प्रोड्यूस किए जाने पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, अब वो बैकवर्ड प्रोड्यूस किए जाने पर कहीं पर करते हुए दिख रहे हैं, है ना। यही अपीयर होना कहलाता है, दिखना कि वहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी को कहते हैं वर्चुअल इमेजिनरी। तो इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल बनता है, इमेजिनरी बनता है। पहला पॉइंट यही था। और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट का हेड एबव है तो इमेज का भी हेड एबव ही होगा, ठीक है। और अगर हेड डाउन हो गया इमेज का और ऑब्जेक्ट का हेड अप है तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। यहाँ पर इरेक्ट बन रहा है। तो पहला पॉइंट इसको जस्टिफाई करता है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट है द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस इमेज का होता है मिरर से उतना ही डिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मिरर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये मान लीजिए मिरर ही है, हम बार बार इसको मिरर कह रहे हैं,
ठीक है, रिफ्लेक्टर है। कॉमनली हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं प्लेन मिरर का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस। तो अब आप देखेंगे कि इस डायग्राम में ज्योमेट्रिकली एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से बाय सिपिसिटी रिमेनिंग पोर्शन विल बी इक्वल। तो रिमेनिंग पोर्शन में हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें इस लेंथ और इस लेंथ से मतलब है, और ये दोनों इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट होने पर, है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने का पॉइंट ढूंढना आपका काम है। तो इसलिए इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल हो रहा है, जस्टिफाई हुआ, ठीक। पॉइंट नंबर 3, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी पॉइंट साइज का है और इमेज भी पॉइंट साइज का है, लेकिन आप अपने आप को एग्जाम्पल लेकर के मिरर के सामने खड़े करके देखिए, आपका जितना हाइट रहता है इमेज भी उतने ही हाइट का दिखता है ना, कम या ज्यादा नहीं दिखता है। तो इसलिए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज इक्वल हुआ, इसको भी जस्टिफाई कर दिया। अब यहाँ पर आइए, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड बनता है। लैटरल इन्वर्शन किसको कहते हैं ये भी तो जानना होगा। लैटरल इन्वर्शन कहते हैं अगर किसी बॉडी का लेफ्ट साइड आपको राइट साइड में दिखता हो और राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखता हो तो उसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, है ना। वो लैटरली इन्वर्स हो गया, अदल बदल हो गया, पलट गया, है ना। इसी को ना कह रहे हैं लेफ्ट राइट में चला गया और राइट लेफ्ट में चला गया। एग्जाम्पल के लिए आप अगर मिरर के सामने प्लेन मिरर के सामने अगर प्लेन मिरर के सामने ऐसा लेटर P को रखें आप, ये तो P है ना, यस, इस P को इसके सामने रखेंगे, इसका इमेज जानते हैं कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। तो अब देखिए जो ये शेप राइट साइड में था इमेज में वही शेप लेफ्ट साइड में हो गया, है ना। तो हो ना गया लैटरली इन्वर्ट, हो ना गया, यस। तो ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है कौन, प्लेन मिरर। तो वन बाय वन हमने चारों पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड इट, यस। ये देखिए स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन, द मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ व्हिच इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज ए स्फेरिकल मिरर। वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, एक पार्ट हो, किसका, एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट हो, तो वो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पर डायग्राम में मैंने ये दिखलाने की कोशिश किया है कि ये एक सरफेस देख रहे हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड है। ये पॉलिश्ड पोर्शन है, पॉलिश्ड साइड है। मिरर का जो साइड पॉलिश्ड रहता है उस तरफ से रिफ्लेक्शन नहीं होता, दूसरे साइड से ही रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरह से ये पॉलिश्ड साइड है इसका और इधर पॉलिश्ड साइड है इसका। तो रिफ्लेक्टर ये हो गया, यस। तो इसका रिफ्लेक्टर ये हो गया, ठीक है, यस। रिफ्लेक्टर दोनों का आपको पता चल रहा है। अब इसमें स्फेरिकल मिरर में इसको किस नाम से जाना जाएगा और इसको किस नाम से जाना जाएगा, अब हमें ये जानना है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड है ना। इस वजह से इसका नाम दिया जाता है कॉनकेव और इसका नाम दिया जाता है कॉन्वेक्स। तो अब हम स्फेरिकल मिरर को यहाँ कैटेगराइज करेंगे, यस। दो नाम बताया मैंने यहाँ पर, कोई दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिया, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉनकेव मिरर को डिफाइन किस तरह किया है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या डिफाइन किया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटवर्ड कर्व्ड होता है। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इनवर्ड कर्व्ड है, यस। तो नाम भी मैंने यहाँ पर दे दिया, इसका नाम क्या रखा गया, कॉन्वेक्स मिरर, यही ना यहाँ था। आउटवर्ड जो कर्व रहेगा उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे और जो इनवर्ड कर्व रहेगा उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। कॉनकेव मिरर का एक और यहाँ नाम मेंशन किया गया है, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का भी एक दूसरा नाम दिया गया है, डाइवर्जिंग मिरर, है ना। अब ये क्या मायने रखता है इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लें जो स्फेरिकल मिरर में यूज किए जाएंगे।
2 पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। क्या है ये? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। मिरर जिस स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है, उस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये स्फेरिकल सरफेस है और इसका सेंटर यहाँ है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। दूसरा पोल है, द एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट जो है, सरफेस का मिड पॉइंट है ना, सरफेस का सेंटर नहीं, सरफेस का मिड पॉइंट को हम लोग कहेंगे पोल। जैसे यहाँ ये सरफेस है तो इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, ये पोल हो गया। ठीक है। तो वैसे ही इस सरफेस का एग्जैक्टली मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो ये भी पोल हो जाएगा। यस, ये दोनों पॉइंट आपने समझ लिया। अब अगला पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस का नाम दिया गया है। ये क्या होता है? तो देख लिया आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जो लाइन जा रहा है ये मेन एक्सिस का काम करेगा। ठीक है। और इधर भी जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते हुए जो लाइन जा रहा है ये भी मेन एक्सिस का ही काम करेगा जी। अगला नाम दिया है मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये क्या होता है? द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसे आर से लिखते हैं। अब आप यहाँ फिगर में देख लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मिलाया जाएगा लाइन सेगमेंट, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, आगे नहीं और ना ही बैकवर्ड ना ही फॉरवर्ड, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ये जो आएगा ये रेडियस हो सकता है ना इस सरफेस का। यस, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। उसी तरह से यहाँ से अगर यहाँ मिला दिया जाए तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है। यस, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है। इस तरह से कई रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बना सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। वैसे ही ये भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर एज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है ना। तो चलिए ये क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट पॉइंट हमने दिया है एपर्चर का। एपर्चर क्या होता है? जितने सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है, स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, जितने सरफेस से उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है वो पूरा सरफेस कहलाएगा उसका एपर्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि जो सरफेस स्फेरिकल है वो इस तरह से सरफेस हो सकता है ना। इसमें अंदर और यहाँ तक पूरे चारों तरफ से रह सकता है, जैसे एक बॉल होता है, बॉल प्याला। यस, तो वैसा स्फेरिकल सरफेस जो होगा वो जितने पोर्शन रखेगा रिफ्लेक्शन को कराने के लिए वो उसका एपर्चर कहलाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग डायमेट्रिकल स्पेस जो लेते हैं यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक है ना, ये डायमेट्रिकल लेंथ है, तो डायमेट्रिकल लेंथ को भी हम लोग एपर्चर से समझते हैं जी। डायमेट्रिकल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टेकन एज एपर्चर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फोकस। यस, द पॉइंट ऑन द मेन एक्सिस थ्रू विच ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पास और अपीयर टू पास आफ्टर रिफ्लेक्शन इज फोकस जी। क्या है इसमें कहना है इसका कि मेन एक्सिस के पैरेलल जो भी इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट होंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद वो मेन एक्सिस के किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगे, किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगे और वो पर्टिकुलर पॉइंट ही उसका फोकस कहलाएगा। यस, जो भी इंसिडेंट रेज हैं पैरेलल टू द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस यहाँ है, ये एक मिरर है स्फेरिकल मिरर, इसका मेन एक्सिस यहाँ है। अब इसके पैरेलल में 1 2 3 ये 3 पैरेलल इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट मैंने यहाँ पर दिखलाया है। तो जो मेन एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रहे हैं उसमें से यहाँ पर ये इंसिडेंट करता है और रिफ्लेक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में। यस, दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ है, वो यहाँ इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से पास कर रहा है इस डायरेक्शन में। यस, और तीसरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये है, देख रहे हैं, तो यहाँ से इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है और इस डायरेक्शन में। अब आप देखिए क्या ये तीनों इस पॉइंट से होकर पास नहीं कर रहे हैं? यस, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं हुआ मेन एक्सिस पर। यस, मेन एक्सिस पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हुआ
ऑफ कोर्स। तो यही पर्टिकुलर पॉइंट कहलाएगा फोकस। तो यहां पर ये रियल फोकस हो गया, क्योंकि ये तीनों इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद रियली यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं रियली, इसलिए यह फोकस हो गया रियल। ये किस मिरर के केस में हो रहा है? कैन यू नेम इट? यस, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर ये है। तो ऐसा ही डायग्राम हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाकर समझ सकते हैं। यस, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने दिखला दिया। P और C, P पोल हो गया मिरर का, C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब मेन एक्सिस ये हुआ, मेन एक्सिस के पैरेलल में 1, 2 और ये 3 रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया गया, यहां, यहां और यहां, है ना। तो जब यहां पर इंसिडेंट करेगा तो अब यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं वो, है ना, अलाउ नहीं करेगा ये आगे जाने के लिए। यस, तो जब यहीं से रिफ्लेक्शन होगा इसका, तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा जैसे वो दिखलाएगा हमें रियलाइज कराएगा कि वो इस जगह से आ रहा है। ठीक है, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पर मिला दिया। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी हमें यही रियलाइज कराएगा कि वो भी इस जगह से आ रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इसको भी हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, अब तीसरा रे ऑफ लाइट ये है जो कि यहाँ इंसिडेंट कर रहा है, तो यहीं से इसका रिफ्लेक्शन होगा, आगे ये भी नहीं जा पाएगा। तो अब जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ये, तो ये भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट होगा जैसे ये हमें रियलाइज कराए कि वो यहाँ से आ रहा है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट अपीयर करा रहे हैं, हमें रियलाइज करा रहे हैं कि वो इस पॉइंट पर से आ रहे हैं। तो ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट मेन एक्सिस पर है और यही पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। नाउ इट इज F। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस वर्चुअल है या रियल है ना। क्या ये रियल हो सकता है? जैसे यहां पर ये फोकस था रियल, यहाँ पर सभी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रहे हैं रियली। क्या यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है रियली? नो। तो ये वर्चुअल हुआ, इमेजिनरी हुआ। यस, तो ये इमेजिनरी फोकस होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस इमेजिनरी और कॉन्केव मिरर के केस में फोकस रियल। ठीक है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, बार बार हम इसे बतला रहे हैं। ये कॉन्केव मिरर है, बार बार इसे भी हम बतला रहे हैं। अब हमने यहाँ पर लिख भी दिया। ओके, चलिए अब हमारा काम है जाते जाते क्लास को ओवर करें इससे पहले ये हम क्लियर कर दें कि हमने बताया था कॉन्केव मिरर का एक दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। क्यों ये नाम दिया गया, अब हम इसे एक्सप्लेन कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये 3 इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट कराए गए मिरर पे और जहां से वो इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट हुए वो आकर के फोकस पर मीट कर रहे हैं। वो आकर के फोकस पर मीट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं एक जगह पर कन्वर्ज करना, है ना। कन्वर्ज करना क्या माने ही होता है एक जगह पर मिलना। तो ये कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए कन्वर्ज करने का काम करने वाला मिरर ये है कॉन्केव मिरर। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया या क्या पढ़ना चाहिए, कन्वर्जिंग मिरर। यस, और यहां पर आइए तो अब देखिए 1, 2, 3 रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट जो लिए गए थे मेन एक्सिस के पैरेलल, वो भी यहां पर इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट किए अपने अपने डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को होल्ड कराना है, यहां भी कराया गया, वहां भी कराया गया था। तो ये और ये जब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ये अपीयर करा रहे हैं हमें कि यहां से आ रहे हैं, रियली तो नहीं है। तीनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जब आगे प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से तो क्या तीनों कहीं एक जगह पर मीट करेंगे? नो, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज ही करता जाएगा, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। तो फिर नहीं मीट करेंगे तो इसके माने ये हुआ कि वो फैल रहे हैं। फैल जाने का ही दूसरा नाम है डाइवर्ज करना। तो ये डाइवर्ज कर रहे हैं, तो डाइवर्ज करने वाला मिरर कौन हुआ? ये कॉन्वेक्स मिरर ना। तो इसीलिए इस मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर हो गया। अंडरस्टैंड? डाइवर्जिंग मिरर का अब मीनिंग समझ में आया, कन्वर्जिंग मिरर का मीनिंग समझ में आया जी?
इज देयर एनी डाउट? नो। तो ठीक है, जब आप समझ गए कि इसका क्यों नाम पड़ा कन्वर्जिंग और इसका क्यों नाम पड़ा डाइवर्जिंग, तो बस इसके साथ अब क्लास आज ओवर करने का टाइम आ गया। आज का क्लास अब यहीं पर ओवर करते हैं।